गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी जिसके अंदर पहला पोर्शन अपने लेके चल रहे थे जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। इस क्लाइमेटोलॉजी के अंदर अपने 50 क्वेश्चन अपने बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो इस स्टूडेंट इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके। तो पहला 51 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर अधिकतम से अपने को न्यूनतम क्या बताना है, जल का वितरण बताना है। सही क्रम क्या है, यानी मैक्सिमम से अपने मिनिमम की ओर देखें, इसका सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले अपने को इसका परसेंटेज पता होना चाहिए कि हिमानी कितनी है, भूमिगत जल कितना है, आंतरिक सागर कितना है और वायुमंडल में कितने हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वायुमंडल, आंतरिक सागर, भूमिगत जल और हिमानी। थर्ड ऑप्शन आंतरिक सागर, हिमानी, भूमिगत जल और वायुमंडल। फोर्थ ऑप्शन है अपने पास भूमिगत जल, आंतरिक सागर, वायुमंडल और हिमानी। अगर अपने को इसका परसेंटेज पता है तो आसानी से इसको हल किया जा सकता है। तो देख लेते हैं हिमानी कितनी परसेंट है। हिमानी अपने पास लगभग 75%, लगभग जो 75% अपने पास क्या है, हिमानी। तो 75% हिमानी। भूमिगत जल कितना है, लगभग 24 पॉइंट में 57% ये क्या है अपने पास भूमिगत जल। आंतरिक सागर में होता है जल लगभग 0 पॉइंट में कितना, 6%। और उसके बाद वायुमंडल में 0.035%। तो अपने को पता लग गया कि अधिकतम से न्यूनतम बताना था। इसमें अधिकतम हिमानी हो गया 75, उसके बाद भूमिगत जल, उसके बाद आंतरिक सागर और कौन सा, वायुमंडल। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसके अंदर, फर्स्ट नंबर क्या होगा, राइट। फर्स्ट नंबर ये अपने पास क्या हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया अपने को पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल के द्वारा सूर्य की बाह्य सतह से जो फोटोस्फीयर होते हैं, जहाँ से किरणें आती हैं, प्राप्त विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं। जो यानी सूर्य की फोटोस्फीयर से जो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो धरातल तक पहुँचती हैं, उस विकिरण को क्या कहा जाता है। सबसे पहले अपने सन की स्ट्रक्चर देते हैं। सन में किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। सन में कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर, 2, 3 और उसके बाद ये अपने 4 नंबर की बात है। ये 4 लेयर कहाँ होती है अपने सन के अंदर। अब इस सन के अंदर ये मध्य वाला भाग, इस मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं, और उसके बाद इस वाले भाग को क्या कहते हैं। उसके बाद ये 3rd नंबर वाले भाग को और 4 नंबर वाले भाग को, इसको क्या कहा जाता है। सबसे वाला जो केंद्र है इसको क्या कहते हैं, अपने कोर कहते हैं। कोर के बाद क्या आता है अपने पास, कोर के बाद आता है कौन सा, जो अपने पास फोटोस्फीयर है। कौन सा, फोटोस्फीयर के बाद क्या आता है अपने पास, क्रोमोस्फीयर। और क्रोमोस्फीयर के बाद क्या आता है, कोरोना। तो ये क्या है, अर्थ की जो लेयर, यानी अर्थ की जो सन की जो अपनी सतह कहलाती है उसको क्या बोलते हैं, अपने फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर से जितनी भी सन की रेडिएशन अपनी अर्थ तक पहुंचेगी, उस रेडिएशन को क्या कहा जाता है, इंसोलेशन, यानी कहीं अपने सूर्य ताप। इसमें जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, सूर्य ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 53 नंबर का, यानी निचले वायुमंडल के उस भाग को, निचला वायुमंडल है उसके किस भाग को जो सागर तल से लगभग कितना 500 से 1000 मीटर, जहाँ पर घर्षण बल प्रभावी रहते हैं। अपने इस बात को जानते हैं कि ये जो धरातल की सतह होती, इस धरातल की सतह से लगभग लेकर कितना 500 से लगभग 1000 मीटर तक, यहाँ पर 1000 मीटर सर्वाधिक धूल कण वगैरह इसी वाले भाग मिलते हैं। तो घर्षण भी क्या होता है, वायु का सर्वाधिक इसी पार्ट में होते हैं। घर्षण बल प्रभावित होता है, उसको क्या बोलते हैं, एकमैन स्पाइरल, पवन विचलन, घर्षण परत या प्रवणता पवन। सोच के बताइए कि 53 में कौन सा ऑप्शन आएगा। यानी 500 से 1000 मीटर वाला भाग बताना है जहाँ पर घर्षण बल सर्वाधिक प्रभावित होता है, उसको क्या बोलते हैं, एकमैन स्पाइरल, पवन विचलन, घर्षण परत या प्रवणता परत। तो इसका राइट आंसर होगा एकमैन स्पाइरल, यानी ये जो परत कहलाती है अपने इसको बोलेंगे एकमैन स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चक्षु की, यानी जो उष्णकटिबंधीय क्या साइक्लोन होता है उसकी आंख चक्षु की सर्वप्रमुख विशेषता क्या होती है।
कपासी बादल, पक्षाघ बादल, सघन कोहरा और मेघ रहित या स्वच्छ आकाश। तो सोच के बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। सोच के बताइए जल्दी से, इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, अपनी इस बात को जानते हैं कि जो भी चक्रवात होते हैं यानी उसके मध्य वाले भाग में क्या होता है, लो प्रेशर, और जैसे जैसे अपने बाहर की हो जाते हैं क्या होता है, हाई प्रेशर। अब पवनें चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी पवनें चलेंगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। अब देखो इस वाले भाग में क्या होगी, वायु अवतलित होगी, यानी बाहर से वायु केंद्र की ओर क्या होगी, अवतलित होगी। अब इस केंद्र की ओर अवतलित होगी। अब इसके जस्ट ऊपर देखा जाए, जस्ट इसके ऊपर, ऊपर का मतलब इसकी ऊंचाई पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल मेघ रहित आकाश होगा और क्या होगा, स्वच्छ आकाश होगा। तो मेघ रहित और स्वच्छ आकाश क्या होते हैं, चक्षु की क्या होती है, प्रमुख विशेषता। यानी लो प्रेशर के ऊपर बिल्कुल उसकी आंख के ऊपर अपने को बिल्कुल ऊंचाई पर देखेंगे, यहाँ पर मेघ रहित आकाश और कौन सा, स्वच्छ आकाश पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर कहता है कि वायुमंडल के कुल भार का यानी टोटल अपने वेट का देखें 75% किस परत में पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सौरमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और उसके बाद ब्रह्मंडल। तो सोच के बताइए कि 75% किस लेयर में मिलता है कुल भार का। तो आप जानते हो कि ये वाली जो परत अपनी कौन सी, जो ट्रोपोस्फीयर यानी सौरमंडल, यानी 75% जो हिस्सा मिलते हैं वो इसी वाले पार्ट में मिलता है, सौरमंडल। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन। 56 में लिखा है सत्य कथन की पहचान करनी, यानी इसमें सत्य कथन कौन से हैं। देखो, पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे आयन मंडल से पुनः परावर्तित होकर पृथ्वी की ओर वापस लौट जाती है। बिल्कुल सही बात है। यानी जितनी भी रेडियो वेव है वो यहाँ से आयन मंडल से पुनः परावर्तित होकर कहाँ से होते हैं, पृथ्वी तक लौट आते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है। नेक्स्ट, आयन मंडल में उपस्थित हवा विद्युत आवेशित होती है। बिल्कुल सही बात है। वायु के कणों में विद्युत ऊर्जा विसर्जन की प्रक्रिया, ये भी बात बिल्कुल सही कि यहाँ पर गैसें आयन के रूप में होती हैं। जैसे हीलियम पर माइनस का चार्ज, और जैसे हाइड्रोजन मिलती हैं तो यहाँ पर प्लस का चार्ज, तो गैस से क्या मिलती है, आयन के रूप में मिलती है। नेक्स्ट 3rd नंबर देखिए, वायुमंडल में घटित होने वाली घटना ध्रुवीय, जिसको ज्योति बोलते हैं, ध्रुवीय ज्योति यानी अरोरा बोरिलियस, और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति अरोरा ऑस्ट्रेलियस, ये भी कहाँ होती हैं, अपने आयन मंडल के अंदर। ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही। तो इसके अंदर सभी के सभी कथन क्या है, सत्य। उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के वायुमंडल की कुल वायु का, यानी अगर टोटल एयर का देखें, कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर यानी 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो सोच के बताइए स्टूडेंट, कितना प्रतिशत भाग पाया जाएगा, 29 किलोमीटर पूछा गया है, 29। तो सोच के बताओ कि 49%, 55%, 66% या 97%। तो आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, 4th यानी 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन है। अब असत्य कथन, पहले सत्य और असत्य जैसे क्वेश्चन है तो यहाँ पर पहले राउंड अप कर लेंगे इसको कि सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है। फर्स्ट, इसमें दिया गया वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। बिल्कुल सही बात है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा को लगभग अपने कितना मानते हैं, 10,000 किलोमीटर। नेक्स्ट बात क्या लिखी है, वायुमंडल का 50% जो एरिया है 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। बिल्कुल सही बात है कि 50% कितना, 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट, ऊंचाई में वृद्धि, यानी जैसे जैसे क्या हाइट बढ़ेगी उसके साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि। ये वाली बात बिल्कुल गलत लिखी। वृद्धि नहीं होती, क्या होती है, कमी होती है। जैसे जैसे अपने ऊपर की ओर जाएंगे अपने के जलवाष्प की मात्रा में क्या होगी, कमी। असत्य पूछा था, इसमें असत्य यही हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ लेते हैं 4th नंबर, वायुमंडल के निचले स्तर पर भारी गैस, यानी जो सरफेस के पास वाला एरिया है यहाँ पर हैवी गैसेस, और जैसे जैसे अपने ऊपरी स्तर पर क्या होती हैं, हल्की गैसें। ये भी बात बिल्कुल सही है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर बिल्कुल क्या होगा, सही। नेक्स्ट अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। 58 के बाद 59, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है। अब देखो स्थायी गैस नहीं पूछी, स्थायी गैस पूछता तो अपने पास अपने को दो पता है, एक ऑक्सीजन, एक दूसरी कौन सी, जो नाइट्रोजन, ये कैसी स्टेबल गैसेज हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है स्थायी तत्व कौन सा है, तो यहाँ पर स्थायी तत्व जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सा, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर सोच के बताइए कौन सा होगा, जलवाष्प होगा या ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या नाइट्रोजन। स्थायी तत्व के बारे में पूछें, वायुमंडल का सबसे स्थायी तत्व कौन सा है, अपने कहेंगे जलवाष्प कैसा स्थायी तत्व। नेक्स्ट 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी, यानी अपने को चार ऑप्शन दिए, इनमें से बताना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा उत्तरदायी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोच के बताइए ग्रीन हाउस के लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी इन चार ऑप्शन में कौन सा है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कौन सा, 4 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का अवरोही क्रम बताना है। क्या बताना है, अवरोही क्रम बताना है, यानी सर्वाधिक से लेकर न्यूनतम की ओर। अब देखो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए यानी इनका क्रम क्या है। सबसे पहले अपने सारे लिख लेते हैं, इनमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। ये वाले ऑप्शन ऐसे होंगे बिल्कुल अपने को टकाटक याद होने चाहिए कि N2 का कितना परसेंट है। यहाँ लिख लेते हैं N2 का कितना परसेंट है, लगभग कितना होता है, 78.08, 78.8%। उसके बाद दूसरी गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन का कितना 20 पॉइंट में कितना 95%, 95%। उसके बाद O2 के बाद होती है ऑर्गन का कितना परसेंट होता है, अपने कहेंगे 0.93%। उसके बाद क्या आती है, CO2 आती है, CO2 कितना होता है, अपने कहेंगे 0.03%, 03। ये चारों के चारों बिल्कुल अपने को याद होनी चाहिए। उसके बाद आती है नियॉन के बाद क्या आती है, हीलियम के बाद क्या आती है, ओजोन के बाद क्या आती है, हाइड्रोजन। तो इनका भी परसेंटेज नियॉन का कितना होता है 0.0018, हीलियम का 0.0005%। उसके बाद O3 का 0.00006% और हाइड्रोजन का कितना होता है 0.00005। ये अपने को परसेंटेज बिल्कुल टकाटक याद होना चाहिए, एक में भी पॉइंट इधर नहीं होना चाहिए। पहले गैसों का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और CO2, और उसके बाद नियॉन, हीलियम, उसके ओजोन के बाद हाइड्रोजन। अब देख लेते हैं कौन सा है। नाइट्रोजन कितना था 78% कार्बन डाइऑक्साइड कितना था 0.3% और ऑक्सीजन कितना था 20 पॉइंट में कितना था 95% और नियॉन अपने पास क्या है 0.0018%। तो देख लीजिए सर्वाधिक से न्यूनतम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 1 के बाद कौन सा आएगा 3, फिर 2, फिर ऑर्गन तो रह गया बीच में, ऑर्गन के ना 0.93। पहला ऑप्शन कौन सा आएगा 1 नंबर के बाद कौन सा आएगा 3 नंबर के बाद कौन सा आएगा अपने 4 नंबर के बाद 2 नंबर के बाद कौन सा 5 नंबर। तो देख लिए 1 3 4 2 5, 1 3 4 2 5 कौन सा ऑप्शन है इसमें, थर्ड नंबर 1 3 4 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने पास कि भूपृष्ठ से परावर्तित, यानी अपना जो सरफेस है उससे परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के भूतापन में वृद्धि होती है। बिल्कुल है, यानी अपना क्या होता है वायुमंडल क्या करता है, अवरक्त किरणें जितने भी हैं उनको क्या करता है अवशोषण करते हैं। अवशोषण करेगा तो क्या होगा, वायुमंडल के तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर तापमान में इस वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ये वाला बताना आपने। सुनामी, सौर तापन, ग्रीन हाउस प्रभाव और कौन सा भूकंपीय प्रभाव।
तो सोच के बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सुनामी आएगा, सौर तापन आएगा, या अपने ग्रीन हाउस प्रभाव आएगा, भूकंप प्रभाव। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, परावर्तित किरणें अवशोषण के द्वारा वायुमंडल के तापमान, या कि वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन कहता है सौरमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तो यहाँ पर 6 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 14 किलोमीटर। सोच के बताइए कि एवरेज अपने को बताना है ट्रोपोस्फियर की हाइट क्या है, एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, आपने सोच लिया होगा कि यहाँ पर 4 नंबर राइट आंसर होगा कौन सा, 4 नंबर राइट आंसर होगा कौन सा, 14 किलोमीटर। देखो जो अपनी बुक है 11th क्लास की बुक है, इसमें एवरेज हाइट कितनी देर की है, 13 किलोमीटर देर की है, तो ये भी आ सकता है 13 किलोमीटर। नेक्स्ट ये कौन कहते हैं, RBSC कह रही है, RBSC। नेक्स्ट अपनी और आगे बढ़े 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मंडल को संवन मंडल भी कहा जाता है। अब ये 4 ऑप्शन अपने पास, सौर मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल, ट्रोपोस्फियर, मेजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या आयनोस्फियर। तो सोच के बताइए इसमें क्वेश्चन आएगा संवन मंडल। बताना है संवन मंडलीय संवनीय प्रक्रिया किस मंडल में होती है। तो अपने को इस बात से पता है कि यानी जो भूमध्य रेखा से हवाएं ऊपर की ओर उड़ती हैं, तो ये कहाँ से है, ये ट्रोपोस्फियर का भाग है सौरमंडल। तो संवनीय क्रिया ओनली फॉर कहाँ पर होती है, अपने कहेंगे सौरमंडल की ये घटना है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सौरमंडल की ऊंचाई में वृद्धि, यानी सौरमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि हो जाती, हाँ सिर्फ इतना लिखा है सौरमंडल में ऊंचाई में वृद्धि होती है, यानी हाइट में कब इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर दिया अपने को, ग्रीष्म ऋतु में होगा, वर्षा ऋतु में होगा, या शीत ऋतु में होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सोच के बताइए, यानी ट्रोपोस्फियर की हाइट कब इंक्रीज होती है, समर सीजन में, रेनी सीजन में, विंटर सीजन में, या नन ऑफ दीज। तो सोच के बताइए कहाँ होगा। देखिए देखो 2 स्टेज बनाते हैं, ये अपनी समर सीजन और ये कौन सा, अपने विंटर सीजन। समर सीजन में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर एयर क्या होगी, धरातल गर्म होगा, धरातल जैसे ही गर्म होगा तो एयर क्या होगी, एक्सपेंड होगी। एयर एक्सपेंड होगी, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पर विंटर सीजन यानी धरातल क्या होगा, बिल्कुल कोल्ड होगा, हवाएं जितनी होगी कहाँ रहेगी, धरातल के पास, इसकी हाइट भी क्या रह जाएगी अपने पास, कम। तो सौरमंडल में पूछा गया ऊंचाई के साथ वृद्धि हो जाती है, कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। कब होती है, समर सीजन में। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा अपना समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में दैनिक परिवर्तन यानी जो डेली अपना चेंज होते हैं, निम्न में से किस मंडल में होते हैं, यानी सर्वाधिक जो अपने दैनिक परिवर्तन की घटना देखी जाती है वो किस मंडल में देखी जाती है। तो सोच सकते हैं सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो सोच के बताइए इसमें क्या ऑप्शन होगा। देखिए स्टूडेंट, दैनिक परिवर्तन मंडल किसको कहा जाता है, परिवर्तन मंडल किसको कहा जाता है, सौरमंडल को। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, यानी परिवर्तन मंडल ही अपने कहते हैं सौरमंडल को। तो दैनिक परिवर्तन किस में होगा, ट्रोपोस्फियर वाले भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल वायुमंडल की निचली परत है, बिल्कुल सही बात है, निचली परत है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। अपने को ये बताना है कि सौरमंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है। अब 14 मील, 6 मील, 9 मील और कौन सा 10 मील। किलोमीटर में तो सभी जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है, 18 किलोमीटर। अब आपको ये बताना है मील के अंदर कितनी होती है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अगर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सा है लेकिन फिर भी हार्ड लग रहा है अपने को कि 14 मील होगा, 6 मील होगा, 9 मील होगा या 10 मील होगा। तो स्टूडेंट सोच के बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा कि 14 मील होती है, 6 मील होती है, 9 मील या 10 मील। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर 10 मील। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 में दिया है कि मेघ गर्जन
यानी मेघों में जब गर्जना होती है वायुमंडल की किस परत में होते हैं? सोच के बताइए कि क्षोभ मंडल में होगा, समताप मंडल में, मध्य मंडल या आयन मंडल। मेघ गर्जना, तो स्टूडेंट सोच के बताइए क्षोभ मंडल में होगा, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। अपने को इस बात का पता है कि यहाँ पर समताप मंडल में किसी प्रकार के मेघों का निर्माण नहीं होता, ना मध्य मंडल ना आयन मंडल। सर्वाधिक जो मेघ बनते हैं क्षोभ मंडल की घटना है, तो यहाँ पर मेघ गर्जना भी कहाँ पर होगी? क्षोभ मंडल में होगी। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं वायुमंडल किस परत में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? सर्वाधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, तो किस परत में सर्वाधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? ताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। तो सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस परत में नहीं होता? देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, समताप यानी बिल्कुल क्या रहता है? तापमान समान रहता है, तो उतार चढ़ाव इस वाले मंडल में दिखाई नहीं देता। तो इसका कौन सा आएगा? स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपने पास 70 नंबर क्वेश्चन। सुपरसोनिक विमान उड़ान के लिए वायुमंडल की सुविधाजनक वायुमंडलीय परत कौन सी है? कि जितने भी अपने जेट विमान उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं, ये सर्वाधिक किस वायुमंडलीय परत की घटना है? किस में उड़ाए जाते हैं? आयन मंडल में या समताप मंडल में या मध्य मंडल में, क्षोभ मंडल में? ये अपने छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वाधिक जो सारे जितने विमान उड़ते हैं कौन सी मंडल में उड़ते हैं? अपने कहेंगे समताप मंडल में। तो स्टूडेंट 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए, 20 क्वेश्चन अपने क्या हो चुके हैं? बिल्कुल कंप्लीट 20 क्वेश्चन। आप टोटल मिलाकर अपने 70 क्वेश्चन क्या करके कंप्लीट। जितने भी अपने क्लाइमेटोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे जितने 100 बने, 200 बने, 300 बने, ये सारे क्वेश्चन अपने क्लियर करते चलेंगे। तो उसके बाद नए अपने पार्ट्स ले लेंगे ज्योग्राफी का। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी भी बेहतरीन होगी। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे अपनी तैयारी बेहतर। देखो पढ़ते अपने सारे दिन है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा 10-20 क्वेश्चन अपने को अच्छे से मिल जाए, तो क्योंकि अलग अलग किताबों से बनाए गए क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल हेल्पफुल होंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।